नमस्कार दोस्तों। आज का टॉपिक है रिजर्वेशन की, जो हमारे देश में डिबेट वापस चालू हो चुकी है सीजीपी प्रोटेस्ट के बाद। जेन जी को भी और जेन अल्फा और सारे यंगस्टर और मिलेनियल सबको लगने लगा है कि अगर आवाज उठाने से बात सुनी जाती है तो ये रिजर्वेशन का भी मुद्दा अब गर्म हो चुका है। पॉलिटिकल कंटेस्ट की अगर हम बात करते हैं तो अभी जो रिसेंट पॉलिटिकल कंटेस्ट हुआ सीजीपी प्रोटेस्ट एंड नीट पेपर लीक, तो उससे मिनिस्ट्रियल चेंजेस हुए हैं। एजुकेशन मिनिस्टर ने रिजाइन किया, तो इससे पब्लिक के एक्सपेक्टेशन और बढ़ चुके हैं कि हाँ, अगर हम अपनी आवाज उठाते हैं तो हमको सुना जाएगा। The government may be increasingly receptive to citizen-led policy demands। तो मतलब सिटीजन ओरिएंटेड पॉलिसीज अगर हम ऐसा कुछ करते हैं कि मतलब हम सरकार की नजर में आए तो हमारी मांगे पूरी हो सकती है, ऐसा पब्लिक में एक मूवमेंट टाइप चल रहा है। टू प्रोमिनेंट ऑनलाइन कैंपेन्स अभी चल रही हैं, E20 पेट्रोल कैंपेन और रिजर्वेशन रिफॉर्म। ठीक है, तो इसके बारे में डिस्कस करते हैं। E20 पेट्रोल की अगर बात करते हैं, इसमें मेन बात यह है कि 20% इथेनॉल रहेगा इस फ्यूल में और 80% पेट्रोल रहेगा। मान के चलिए कि 100% फ्यूल है, 100% फ्यूल है, उसमें से 20% जो पार्ट निभाएगा वो आपका इथेनॉल होगा और 80% आपका पार्ट पेट्रोल रहेगा। मतलब पेट्रोल की मात्रा पहले से कम हो गई है। 10 लीटर अगर पेट्रोल है तो उसमें से 8 लीटर आपका स्टैंडर्ड फोसिल फ्यूल पेट्रोल है और उसमें से 2 लीटर आपका प्लांट डिराइव बायो इथेनॉल है। इसको इंप्लीमेंट करा गया है इंडिया का फ्लैगशिप इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम टू मॉडर्नाइज एनर्जी कंजम्पशन। ठीक है, जो एनर्जी कंजम्पशन है हमारा, अभी आगे और देखेंगे अपन कि ये ईबीपी प्रोग्राम ऐसा क्या है और ऐसा क्यों कर रहे हैं कि माइलेज रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम आ रही है, इथेनॉल क्यों ऐड कर रहे हैं, वो आगे देखेंगे। अब मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या है इथेनॉल ब्लेंडिंग के? पहली तो एनर्जी सिक्योरिटी। इस रिड्यूसेस हैवी डिपेंडेंस ऑन इंपोर्टेड क्रूड ऑयल। जो हमारी बैलेंस ऑफ पेमेंट पे इश्यू आता है, हम क्रूड ऑयल, हमारा मैक्सिमम इंपोर्ट तो क्रूड ऑयल ही होता है, आप सभी को मालूम है। तो इस वजह से हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट बिगड़ जाता है, जिस विच इज नॉट फॉर गुड फॉर एन इकोनॉमी। और स्ट्रेंथनिंग डोमेस्टिक एनर्जी रिजिलियंस, जो हम चाहते हैं कि हमारा डोमेस्टिकली हम एनर्जी रिजिलियंस बने, बाहर पर डिपेंड होना ना पड़े, हम अपना ही खुद का प्रोड्यूस करें, ज्यादा डिपेंड ना हो। इन्वायरमेंटल ऑब्जेक्टिव्स भी हैं। पहला, जैसे लोअर ग्रीन हाउस गैस तो होगी, इससे इमिशंस कम होंगे। व्हीकल एग्जॉस्ट एयर पॉल्यूशन टू मीट क्लाइमेट टारगेट। वो व्हीकल जो एग्जॉस्ट करते हैं, बहुत ज्यादा एयर पॉल्यूशन होता है, तो अगर ये यूज होगा, 80-20 रूल फॉलो होगा, तो कंपैरेटिवली कम इन्वायरमेंट को एक तरह से भुगतना होगा। फार्मर की इनकम इसमें बूस्ट हो सकती है। ये फार्मर इनकम को अच्छे से बूस्ट कर देगा, क्योंकि हम क्रॉप सरप्लस को वहां से इथेनॉल ब्लेंडिंग के लिए लेंगे, और जो मेनली बायोफ्यूल फीड स्टॉक है मेज, उसका भी उपयोग होगा। तो उससे क्या फायदा होगा? इससे ये होगा कि फार्मर की इनकम डबल हो जाएगी, फार्मर का भी फायदा, अच्छी उनकी जो लॉन्ग टर्म डिमांड थी फार्मर की, या इनकम नहीं होती, तो ये इससे भरपूर होता है। तो ये ऑब्जेक्टिव इथेनॉल ब्लेंडिंग के हैं। इथेनॉल ब्लेंडिंग की टाइमलाइन अगर हम देखते हैं पॉलिसी की, तो 2003 में क्या होता है, ये ईबीपी लॉन्च हुआ था, 5% टारगेट पेट्रोल में इथेनॉल लगाने का, मिक्स करने का। 2018 आते आते नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी इंट्रोड्यूस कर दी गई। 2021 में 20%, जिसे E20 टारगेट अनाउंस हो गया था कि इथेनॉल 20% होगा, 2021 में हुआ था। अब 2025-26 आते आते नेशन वाइड E20 रोल आउट अचीव कर लिया गया। E20 एफिशिएंसी कंसर्न्स की अगर हम बात करें, तो लोअर एनर्जी डेंसिटी है इस E20 पेट्रोल में, E20 फ्यूल में। तो लोअर एनर्जी डेंसिटी कैसे? पेट्रोल का जो एनर्जी डेंसिटी है वो 34 मेगा जूल पर लीटर है। इथेनॉल की जहां पर बात होती है वो 21 मेगा जूल पर लीटर है एनर्जी डेंसिटी। आपको कम दिख रहा होगा, बिकॉज इथेनॉल कैरीज लोअर कैलोरीफिक वैल्यू। मेन बात यह है कि इथेनॉल की जो कैलोरीफिक वैल्यू है
वो बहुत कम है, आपको दिख ही रहा है। E20 फ्यूल रिजल्ट्स इन स्लाइटली लोअर माइलेज, इस वजह से इथेनॉल की क्या है, कैलोरीफिक वैल्यू, आप सभी को मालूम है कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है। तो कैलोरीफिक वैल्यू कम होने के कारण E20 फ्यूल की माइलेज भी कम हो जाती है पर लीटर कंपेयर टू प्योर पेट्रोल। वही मेन कंसर्न आ रहा है। व्हीकल इश्यूज एंड कंज्यूमर डिमांड की अगर हम बात करते हैं, ओल्डर व्हीकल रिस्क की बात करें तो रबर सील्स एंड फ्यूल लाइन डेटोरेशन हो रहा है। जो पुरानी गाड़ियां हैं उसमें रबर सील और फ्यूल लाइन डेटोरेट पूरी तरह से खराब हो रही है। कोरोजन हो रहा है नॉन कंप्लाइंट इंजन्स में। जो इंजन्स हैं वो पहली बात तो नॉन कंप्लाइंट है, उनका भी कोरोजन हो रहा है, तो पुराने व्हीकल का बहुत ज्यादा रिस्क हो रहा है। और इंक्रीज मेंटेनेंस एंड रिपेयर कॉस्ट, क्योंकि पुराना होते जाते हैं तो जो पार्ट्स है उनका मेंटेनेंस बढ़ते जाता है, उनकी कॉस्ट बढ़ते जाती है। तो ये वाली बात है। पब्लिक डिमांड क्या है, प्रोवाइड कंज्यूमर फ्रीडम टू चूज बिटवीन E20 और प्योर पेट्रोल। मतलब चॉइस की हमको बात कीजिए, हम E20 भरवाना चाहें तो भरवाएं, ना भरवाना चाहें तो ना भरवाएं, ये वाली बात है। तो आपको ओल्डर व्हीकल का रिस्क तो दिख ही गया कि मतलब पुराने होते जा रहे हैं, तो उस वजह से वो E20 शायद ही अडॉप्ट कर पाए। मॉडर्न कंपैटिबल फ्लीट की अगर बात करें तो न्यूअर vehicles are engineered specifically for E10 and E20 blends. Of course जो नए vehicles आ रहे हैं वो E10 और E20 blends के मुताबिक ही बिल्कुल उनको compatible रहेंगे। ऑनलाइन कैंपेन यूज हो रही है जैसे मीम्स वगैरह, सटायर टू डिमांड फ्यूल ऑप्शन। वही बात हो रही है कि ऑप्शंस मिले हमको, या तो E20 या प्योर पेट्रोल, हमारे ऊपर डिपेंड होना कि इट्स बिकम कंपल्सरी। अब आ जाते हैं जो रिजर्वेशन का जो इशू चल रहा है, रिजर्वेशन हटाओ मूवमेंट, उसके बारे में थोड़ा हम देख लेते हैं, एनालिसिस करते हैं। प्रपोज रिजर्वेशन रिफॉर्म्स क्या है। इकोनॉमिक क्राइटेरिया सबसे पहला, एडवोकेट सजेस्ट शिफ्टिंग फोकस फ्रॉम कास्ट बेस्ड कोटास टू इकोनॉमिक डिसएडवांटेज टू बेनिफिट जेन्युइनली पुअर इंडिविजुअल्स। जो कास्ट बेस्ड कोटा है, SCs, STs, OBCs, उनसे हटाकर इकोनॉमिक बेसिस पे रिजर्वेशन हो, ये पहला रिजर्वेशन रिफॉर्म। दूसरा, क्रीमी लेयर को एक्सटेंशन करिए, उसका एक्सटेंड करिए। ओबीसी तक था, अभी तक चल रहा ओबीसी का कि क्रीमी लेयर ओबीसीज आर नॉट अलाउड टू बी गेट, को नहीं मिलेगा रिजर्वेशन क्रीमी लेयर को। इसको बोल रहे हैं क्रीमी लेयर का एक्सटेंशन करें, ST के अंदर भी क्रीमी लेयर है, उनको रिजर्वेशन ना मिले। तो ये नई डिमांड। मेरिट बैलेंस बनाया जाए कि एम्स टू इंश्योर फेयर अपॉर्चुनिटीज फॉर हाई परफॉर्मिंग कैंडिडेट्स व्हाइल कंटिन्यूइंग टारगेटेड सोशियो इकोनॉमिक सपोर्ट। बोल रहे हैं कि जो अच्छा परफॉर्म करते हैं मेरिट बेस्ड स्टूडेंट्स हैं उनको सपोर्ट मिलेगा, इससे सोशियो इकोनॉमिक सपोर्ट उनको दिया जाए जो पुअर फैमिलीज से। पूरा मतलब बेसिक बात है, इकोनॉमिक बेस्ड हो, कास्ट बेस्ड ना हो रिजर्वेशन। देखो सेंट्रल रिजर्वेशन कोटास की अगर बात करें तो अभी क्या कोटा चल रहा है, एससीज को 15% मिलता है। ये हिस्टोरिकली मार्जिनलाइज कम्युनिटीज हैं। एसटीज की बात करें तो इनको 7.5% कोटा शेयर मिल रहा है। ये इंडिजीनियस और ट्राइबल पॉपुलेशन, आदिवासी लोग। ओबीसीज को 27% मिल रहा है क्योंकि सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस हैं। EWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए इनको 10% मिल रहा है। जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं ओनली, है ना। ये आर्ग्यूमेंट्स रिजर्वेशन डिबेट की ये है, सपोर्ट में क्या आर्ग्यूमेंट्स हैं जो इस कोटा को सपोर्ट करता है। पहला, हिस्टोरिकल जस्टिस, करेक्ट सेंचुरीज ऑफ स्ट्रक्चरल डिस्क्रिमिनेशन, सोशल एक्सक्लूजन। जो हिस्टोरिकली डिस्क्रिमिनेट करा गया डिफरेंट कास्ट को, सोशल एक्सक्लूजन हुआ है उनका टाइम टू टाइम, उसके लिए जस्टिस है जो रिजर्वेशन। रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो गारंटीज डाइवर्स पार्टिसिपेशन इन पब्लिक गवर्नेंस एंड हायर एजुकेशन। जो रिजर्वेशन जो है SCs, STs, OBCs, इन कम्युनिटीज में भी से भी जो लोग हैं जो उनका रिप्रेजेंटेशन गवर्नेंस में नहीं है, उनको इस रिजर्वेशन के कारण उनका भी रिप्रेजेंटेशन होता है। ये इनका सपोर्ट में आर्ग्यूमेंट है। और आर्ग्यूमेंट्स फॉर सिस्टम रिफॉर्म की, हमको ये रिजर्वेशन का रिफॉर्म करना ही है, वो क्या है कि इकोनॉमिक फोकस होना चाहिए। इंश्योर बेनिफिट्स डायरेक्टली रीच डिसएडवांटेज्ड फैमिलीज रिगार्डलेस ऑफ कास्ट। मतलब कास्ट के अकॉर्डिंग नहीं होना चाहिए, इकोनॉमिक प्रॉब्लम, उनकी जो इकोनॉमिक इश्यूज हैं उनके बेस्ड होना चाहिए रिजर्वेशन। रिजर्वेशन होना तो चाहिए पर इकोनॉमिक बेस्ड। ग्रोइंग डिमांड्स क्यों बढ़ रही है, क्योंकि प्रिवेंट्स एंडलेस डिमांड फॉर कोटास फ्रॉम वेरियस रीजनल कम्युनिटीज।
जो रिफॉर्म है ये एक तो डिमांड, ग्रोइंग डिमांड हो रही रिजर्वेशन की हर रीजनल कम्युनिटीज के अंदर भी, कि हमको भी रिजर्वेशन चाहिए, हमको भी रिजर्वेशन चाहिए। आप न्यूज देखते होंगे। इस अगर रिफॉर्म आ जाता है तो ये डिमांड कम हो जाएगी। ये इसका आर्ग्यूमेंट है फॉर रिफॉर्म इन द रिजर्वेशन। कॉन्स्टिट्यूशनल बैलेंसिंग एंड प्रेसिडेंट्स अगर बात करें तो इंदिरा साहनी केस 1992 बहुत फेमस है। अ लैंडमार्क सुप्रीम कोर्ट जजमेंट दैट एस्टैब्लिश क्रूशियल गाइडलाइंस फॉर रिजर्वेशन पॉलिसी इन इंडिया। ये बहुत ही, ये रिजर्वेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट केस था 1992 का। इन्होंने अपहेल्ड करा 27% कोटा फॉर ओबीसीज को। इन्होंने क्रीमी लेयर डॉक्ट्रिन इंट्रोड्यूस करी। एनफोर्स्ड नॉर्मल कैप ऑफ 50% ऑन टोटल रिजर्वेशन, मतलब 50% से ज्यादा टोटल रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। मतलब एससीज, एसटीज, ओबीसीज, ईडब्ल्यूएस को मिलाकर 50% से ज्यादा किसी को टोटल रिजर्वेशन 50% की कैप से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग है। आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप क्या सोचते हैं, व्हाट आर योर व्यूज। सुनकर अच्छा लगेगा। थैंक यू।